नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो हल्द्वानी से है। हल्द्वानी के लालकुआं में बने आंचल मिल्क प्लांट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां पर अचानक से कुछ कर्मचारी बेहोश होने लगे। दरअसल सोमवार तड़के आंचल प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा था। रिसाव के कारण 8 कर्मचारी बेहोश हो गए, जिन्हें हल्द्वानी के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। गैस लीक होने के कारण प्लांट को भी बंद करना पड़ा। इस बीच इंजीनियर फॉल्ट ढूंढने में जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आंचल डेयरी में अमोनिया गैस के रिसाव के चलते 8 कर्मचारी बेहोश हो गए। फौरन उनको आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। और इन सब के बीच इंजीनियर की एक टीम फॉल्ट ढूंढने में जुटी हुई है कि कहां से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। हल्द्वानी से हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अभी का फिलहाल क्या अपडेट है गैस रिसाव को लेकर? क्या ये पता लगा लिया गया है कि गैस कहां से लीक हो रही है? और दूसरी तरफ जो कर्मचारी बेहोश हुए थे उनकी इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, इंजीनियर्स की टीम लगातार, जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो लगी हुई है कि आखिर ये गैस रिसाव हुआ कैसे और कौन सा ऐसा पॉइंट है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है, वहां का प्रबंधन ये बता रहा है कि वो पॉइंट मिल गया है और उसके रिपेयरिंग में लगे हुए हैं जो इंजीनियर्स हैं प्लांट के, और कुछ एक्सपर्ट्स को भी, बाहर के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है दूसरे प्लांट से, ताकि इस रिसाव पे जल्द से जल्दी नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन देर रात जब तड़के, कहना चाहिए कि सोमवार तड़के ये रिसाव शुरू हुआ और जिसके बाद कर्मचारियों में बेहोशी होना शुरू हुई और कुछ और दिक्कतें, उनको सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हुई। तो जिसके बाद ये पता लगा कि अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है, क्योंकि अमोनिया गैस का इस्तेमाल प्लांट को चिल करने में होता है। क्योंकि कई तरह के मिल्क प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, आइसक्रीम से लेकर के दही, दूध से लेकर के पनीर, मक्खन तक बनते हैं। तो वहाँ पे चिलिंग प्लांट है और उसी चिलिंग प्लांट में अमोनिया गैस का इस्तेमाल होता है और वहीं पर इसका रिसाव हुआ है। तो ऐसे में इंजीनियर्स ने उस फॉल्ट को ढूंढ लिया है और उसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। बहरहाल प्लांट को बंद किया गया और जो हल्द्वानी के आसपास की जो मिल्क की सप्लाई है और नॉर्मल जो अन्य चीजों की सप्लाई आंचल के जरिए होती है बड़ी मात्रा में, वो सब प्रभावित रही है। और साथ ही जो 8 कर्मचारी बेहोश बताए जा रहे थे, उनमें सभी की हालत स्थिर है और सभी की हालत ठीक है इस समय, और वो अभी अस्पतालों में ही हैं। लेकिन डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि सभी की हालत स्थिर है। क्या इसको एक प्रकार की लापरवाही मानी जाए शैलेंद्र? क्योंकि इससे पहले भी कुछ ऐसे मामले इस डेयरी से संबंधित सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से यहां पर अमोनिया गैस का रिसाव होना, 8 कर्मचारियों का बेहोश हो जाना और अभी तक ये पता न लगाया जा पाना कि गैस कहां से लीक हो रही है। क्या किसी प्रकार की लापरवाही भी है? देखिए, बिल्कुल इसकी प्रशासनिक स्तर पर बाकायदा जांच के भी आदेश हुए हैं कि आखिर किस स्तर पर ये पूरी की पूरी गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो सकता था। अभी तो 8 कर्मचारी हुए बेहोश, लेकिन जो और अन्य कर्मचारी थे जो प्लांट के अन्य हिस्सों में काम कर रहे थे, वो भी सब इसकी जद में आ सकते थे। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते पता लग गया कि कर्मचारी किसके कारण बेहोश हो रहे हैं, अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटित हो सकती थी। लेकिन साफ तौर पर प्लांट का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उसकी एक लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है कि प्लांट की मेंटेनेंस में इस तरह की बड़ी खामी देखी गई। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं है, उत्तराखंड सरकार के अंडर में चलने वाला प्लांट है और इसमें इस तरह की लापरवाही एक गंभीर लापरवाही है, जिसकी जांच निश्चित तौर पर जो है प्रशासनिक स्तर पर किए जाने का दावा किया जा रहा है। शुक्रिया शैलेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर जोशीमठ जैसे हालात अब पगनो गांव में भी होने लगे हैं। यहां पर भूस्खलन के बाद घरों में दरारें पड़ने लगी हैं, जिससे लोग बेघर होने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं महिलाएं ऐसी स्थिति को देखकर फूट फूट कर रो रही हैं। गांव में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं प्रशासन की कार्यशैली से भी लोग नाराज हैं। 15 से अधिक घर अभी तक पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, जबकि 42 परिवारों को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। वहीं गांव में भूगर्भीय सर्वेक्षण की टीम पहुंची है, जो भूस्खलन की वजह का पता लगा रही है। ना मेरा तो 14 परिवार है, कहाँ मेरे बच्चे रहेंगे, कहाँ मेरा घर कोड़ी कुछ नहीं है यहाँ। मेरे को ऐसा तलाश लग रहा। देखो तुम खुद मेरे मकान को भी देखो, इतने बड़े परिवार है हमारे, कहाँ हम रहेंगे? प्रशासन ने कुछ नहीं दिया हमको, कहाँ हमको टीन है, कहाँ कुछ नहीं है, कहाँ रहेंगे हम? इतने छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ रह सकते हैं? हमको आप ही देखो कि कहाँ है, इनके जगह पे रहना चाहते हैं। और अभी तक मेरा कोई वो नहीं मिला मेरे को। कितना खतरा है आपको? खतरा बहुत ज्यादा है मेरे को। पूरा ही स्लिप आ रहा है नीचे मकान की तरफ जी। अकेला आदमी हूँ मैं और
परिवार ने नाम लिखा था मेरा, जी। पर 3 दूंगा, पर कुछ नहीं मिला अभी तक। इधर पगलो गांव के ग्रामीणों ने जोशीमठ मुख्य बाजार में जुलूस निकालकर तहसील परिसर में हंगामा भी किया। गांव के लोगों का यह कहना है कि 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा प्रभावित परिवारों को राहत नहीं दी जा रही है और न ही अभी कोई व्यवस्था धरातल पर दिखाई पड़ रही है जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। स्कूली बच्चे 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भूस्खलन की जद में आने से क्षतिग्रस्त हो चुका है। निरंतर गांव के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन गांव वालों को मदद पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहा है। मजबूरन ग्रामीणों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रशासन नहीं सुन रही है, अनदेखा कर रही है। और हमारे गांव में इतना 3 महीने से इतना भूस्खलन हो रहा है कि हमारा पूरा गांव बहने वाला है और कोई हमारा शुद्ध लेने वाले नहीं है। हम जो है जिला प्रशासन से तहसील प्रशासन कई बार आवाज उठा चुके हैं। हमारी इतनी बड़ी जनता सड़क पर आने की क्या जरूरत थी? जब हमें प्रशासन पहले ही टेंट या राहत कैंप दे देता तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम इतना चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारे चिल्लाने के बावजूद हमारी आवाजों को दबाई जा रही है। और चमोली से हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, इस वक्त वहां पर भूधसाव की क्या स्थिति है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। और क्या इन प्रभावितों के लिए प्रशासन के पास कोई वैकल्पिक इंतजाम है या फिर मुसीबत के और बड़े हो जाने का इंतजार किया जा रहा है? जी, अगर गांव की बात करें तो हालात जस के तस बने हुए हैं। हालांकि आज प्रशासन की टीम के द्वारा भूगर्भीय सर्वेक्षण की एक टीम पगनों गांव भेजी गई है, जो गांव में सर्वेक्षण का काम कर रही है। इससे पहले भी एक टीम भेजी गई थी जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है कि वहां पे भूस्खलन के कारण क्या है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये गांव काफी दूर है। अगर तहसील मुख्यालय जोशीमठ से बात करें तो 25 किलोमीटर दूर है और वहां पे व्यवस्थाएं बनाना किसी चुनौती से भी कम नहीं है। हालांकि गांव के लोगों का ये कहना है कि अगर प्रशासन उनको मदद पहुंचा दे, उनको टीन उपलब्ध करा दे या टेंट उपलब्ध करा दे, तो ग्रामीण स्वयं अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करें तो केवल पटवारी और जो नायब तहसीलदार हैं या तहसीलदार या एसडीएम के अलावा गांव में अभी तक जिले के उच्च अधिकारी भी नहीं पहुंचे हैं। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में अगर समय पर संज्ञान नहीं लिया तो बहुत ज्यादा नुकसान गांव में हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर जोशीमठ भूधसाव की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। करीब 1.5 साल बाद कोर्ट के दबाव में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की 718 पेज की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में पानी के रिसाव को जोशीमठ भूधसाव का मुख्य कारण माना गया है। वहीं इस रिपोर्ट में एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को क्लीन चिट दे दी गई है। जोशीमठ को लेकर जीएसआई और केंद्रीय जल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ में 81 दरारें देखी गई हैं। इनमें से 42 दरारें हाल की हैं, जो 2 जनवरी 2023 की धसाव से जुड़ी हुई हैं। शेष 39 दरारें पुरानी हैं। 2022 की जोशीमठ की ढलान मोरन से बनी है। मलबे का ये ढेर अत्यधिक निर्माण कार्यों के दबाव के कारण धीरे धीरे खिसक रहा है और यही कारण है कि दरारें उन क्षेत्रों में नहीं हैं जहां बड़ी बस्तियां मौजूद नहीं हैं। जोशीमठ में जेपी कॉलोनी के पास जमीन के अंदर 18 से 48 मीटर मोटी वाटर बॉडी बन गई थी। जमीन पर अत्यधिक दबाव के कारण हुए रिसाव से ही मारवाड़ी, सिंगधार, सुनील गांव में भूधसाव हुआ। इसके अलावा अवली से जोशीमठ का पूरा क्षेत्र प्राकृतिक झरनों से भरपूर माना जाता है। इन प्राकृतिक झरनों के ऊपर और इनके मुहाने पर घर बना दिए जाने से भी भूधसाव को बढ़ावा मिला। और एक बड़ी खबर नैनीताल से है, जहां पर हाईकोर्ट में आज जोशीमठ आपदा मामले पर सुनवाई होने जा रही है और एनटीपीसी अंतरिम याचिका दाखिल की गई है, जिसमें एनटीपीसी प्रोजेक्ट शुरू करने की अनुमति मांगी गई है। इस मामले में आज 2 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि जोशीमठ भूधसाव के बाद प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिलहाल अब जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसके मुताबिक इस भूधसाव में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट का कोई रोल नहीं है। लिहाजा आज की सुनवाई बहुत अहम हो जाती है कि क्या सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की तरफ से आदेश मिलता है कि एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट में काम शुरू किया जाए या फिलहाल अभी भी प्रोजेक्ट में काम रुका रहेगा। ये तमाम स्थितियां साफ हो जाएंगी सुनवाई के बाद।
और हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी, क्या अपडेट है सुनवाई को लेकर, और सुनवाई से ठीक पहले रिपोर्ट का सार्वजनिक होना, उस रिपोर्ट में इस बात का प्रमाण मिल जाना कि वहां भूधसाव में एनटीपीसी का कोई रोल नहीं था, उसके प्रोजेक्ट का कोई रोल नहीं था, क्या एक बड़ी राहत है यहां पर एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के लिए? देखिए अमित, अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके लिहाज से तो एनटीपीसी के लिए एक बड़ी राहत माना जा सकता है, क्योंकि सभी रिपोर्ट ने जो 8 के 8 जो संस्थाएं हैं कमोबेश उन्होंने ये बात मानी है कि एनटीपीसी की जो टनल खुदाई का काम वहां पर चल रहा है उसका इम्पैक्ट जोशीमठ के भूधसाव से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पार्टी इस पूरे मामले को हाईकोर्ट ले गई है, जिसके प्रेशर के बाद ये रिपोर्ट सरकार ने सार्वजनिक की है, उनका ये मानना है कि एनटीपीसी की टनलिंग के कारण जो उसके लिए वहां पर विस्फोट किए जा रहे हैं, जो वहां पर उसके लिए खुदान किया जा रहा है, उसके चलते जोशीमठ भूधसाव की घटना सामने आई। और उनका हाईकोर्ट में ये पक्ष वो रखेंगे कि इस पूरे मामले की जोशीमठ भूधसाव की जांच किसी स्वतंत्र वैज्ञानिक एजेंसी से कराई जाए जो सरकार के अधीन न हो। वो ये अपना दावा आज प्रस्तुत कर सकते हैं। 2 बजे के आसपास ये सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच जो तमाम वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट आई, राज्य सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पूरे जोशीमठ एरिया को जहां जहां भी भूधसाव की जद में है उसको रेड, ब्लैक और येलो जोन में बांट दिया गया है। और रेड जोन जो बेहद खतरनाक जोन है, जिस पर लैंडस्लाइड की लगातार संभावना बनी रहेगी। अभी हमारे सचिव आपदा प्रबंधन से बात हुई तो उनका कहना है कि रेड जोन में कोई भी भवन अब नहीं बनाया जाएगा। और इसी तरह से सरकार अब अलर्ट हुई है और राज्य के अन्य पर्वतीय जिलों के लिए भी, खासकर नैनीताल का अगर मैं उदाहरण लूं, क्योंकि नैनीताल भी भूधसाव की जद में है, इन तमाम करीब 15 ऐसे फर्स्ट फेज में 15 पहाड़ी हिल स्टेशंस के जो एक लिडार मैपिंग होती है, वो लिडार मैपिंग कराई जाएगी ताकि वहाँ की जियोग्राफिकल और तमाम जो भूगर्भीय संरचना है उसका एक मैप सरकार के पास हो। तो ये एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी 2 बजे का इंतजार है, जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज क्लियर हो जाएगा कि जो एनटीपीसी का काम पिछले लंबे समय से वहाँ पर लटका पड़ा है, हाईकोर्ट क्या डायरेक्शन इस दिशा में देता है। आप इस सुनवाई पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने। जोशीमठ भूधसाव को लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि भूधसाव के लिए एनटीपीसी प्रोजेक्ट कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में आज 2 बजे जब सुनवाई शुरू होगी तो देखना होगा कि इस रिपोर्ट से सुनवाई पर क्या असर पड़ता है और क्या प्रोजेक्ट को एक बार फिर से शुरू करने का आदेश हाईकोर्ट से मिलता है। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। आज से सीएम पुष्कर सिंह धामी एक डेलीगेशन के साथ लंदन के दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान वो लंदन में रोड शो करेंगे और वहां पर प्रवासी उत्तराखंड के लोगों से बातचीत करेंगे। सीएम धामी अपने डेलीगेशन के साथ 26 सितंबर को लंदन में होने वाले रोड शो के दौरान डेलीगेशन रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप के साथ बैठक करेंगे, जिस दौरान पोमा ग्रुप के साथ प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी के संबंध में चर्चा की जाएगी। कुछ देर बाद वो लंदन में अन्य उद्योग घरानों के साथ बैठक करेंगे। एक विश्व स्तरीय निवेशकों को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित भी करेंगे। यात्रा के दौरान डेलीगेशन द्वारा लंदन के प्रमुख हस्तियों से भी भेंट की जाएगी। 27 सितंबर को सीएम धामी और डेलीगेशन बर्मिंघम में WMG वार्षिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद डेलीगेशन TVS नॉर्टन ग्रुप के साथ उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा भी करेगा। इस दौरे पर ब्रिटेन के टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी बड़े घरानों से भी बैठक आयोजित की जाएगी। 28 सितंबर को उनका दौरा फिलहाल समाप्त हो जाएगा। तो दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन के दौरे पर हैं, जहां पर कई उद्यमियों के साथ उनकी मुलाकात होनी है, जिसमें वो आमंत्रित करेंगे उत्तराखंड में निवेश को लेकर और साथ ही साथ रोड शो के जरिए भी ये बताने और जताने की कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड में निवेश को लेकर एक स्वस्थ माहौल है। ऐसे में आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आइए उत्तराखंड में निवेश करिए ताकि उत्तराखंड के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल पाए। और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो सपना है कि यह दशक उत्तराखंड का दशक हो, उस सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ाया जा सके। तो लंदन के दौरे को लेकर सीएम धामी ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी डाली है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देवभूमि के आराध्य देवी देवताओं के आशीर्वाद से और सभी प्रदेशवासियों की आशाओं और सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रवासी भारतीयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों से मुलाकात करने लंदन जा रहा हूं और इस समिट के लिए उन्हें आमंत्रित करूंगा।
उत्तराखंड निवेश के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ प्रदेश है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि विदेश से भी लोग यहां पर निवेश के लिए आएंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज से सीएम धामी एक डेलीगेशन के साथ लंदन के दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान वो लंदन में रोड शो करेंगे और वहां पर प्रवासी उत्तराखंड के लोगों से बातचीत भी करेंगे। तो अलग अलग कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है और इस दौरान कोशिश यही होगी कि सभी को बताया जा सके कि उत्तराखंड निवेश के लिहाज से क्यों एक स्वस्थ वातावरण देने के लिए तैयार है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं वहां पर निवेश करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मिशन 2024 को फतेह करने के लिए बीजेपी रणनीति के तहत काम कर रही है। सबसे पहले बीजेपी सभी 19 जिलों में अपने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान इन कार्यालयों से बीजेपी अपने कार्यक्रमों में सक्रिय रहेगी और साथ ही अपने नेताओं को भी टास्क देकर सक्रिय करेगी। बीजेपी ने हाल ही में संगठनात्मक दृष्टि से 6 नए जिले बनाए थे और सभी जिलों में बीजेपी ने अपने ऑफिस भी खोल दिए हैं। दर्शन का केंद्र होता है और ऐसे स्थान पर चाहे चुनाव हो, चाहे कार्यक्रम पार्टी की अन्य गतिविधियां हो, सब वहां से संचालित होते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से मैं कहता हूं कि कार्यालय का भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा महत्व है। प्रारंभ से ही हमने इस दिशा में कदम बढ़ाए और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज देश भर के अंदर तो कार्यालय हैं ही, उत्तराखंड के भी लगभग सभी जनपद हमारे कार्यालय खुल चुके हैं। उत्तरकाशी में विकासखंड मोरी के ग्राम पंचायत भकवाड़ में टॉन्स नदी पर बनी ट्रॉली की रस्सी टूटने से एक 50 वर्षीय महिला नदी में जा गिरी, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि इस ट्रॉली से लगभग 65 परिवारों का आवागमन हुआ करता है और ट्रॉली की काफी समय से मरम्मत नहीं हो पाई थी। वहीं रस्सी भी काफी पुरानी हो गई थी, जिसको विभाग से बदलने की मांग की जा रही थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसी के चलते आज ये हादसा। एक बड़ी खबर नैनीताल से। पिथौरागढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष को नोटिस जारी हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। पद के दुरुपयोग मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सरकार और डीएम से कोर्ट ने जवाब मांगा है। 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पर पिता को ठेका देने का आरोप है और इसी का संज्ञान लेते हुए कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार और डीएम से रिपोर्ट तलब की है। अध्यक्ष पर पिता को ठेका देने का आरोप लगा है। पद के दुरुपयोग का यह मामला है और हाईकोर्ट ने इसी मामले में नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है 2 हफ्ते के भीतर। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस सुनवाई को लेकर, इस आदेश को लेकर? देखिए अमित, जिस तरह से ये पूरा पद का दुरुपयोग का मामला है और आरोप ये लगे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने पिता को तमाम टेंडर या ठेके में लाभ पहुंचाया है और जो एक्ट कहता है जिला पंचायत अधिनियम का जो एक्ट कहता है उसमें इस तरह की चीजें नहीं हो सकती हैं। हालांकि कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। इससे पहले सरकार ने भी एक जांच बैठाई थी, लेकिन वो जांच डीएम पिथौरागढ़ द्वारा पूरी नहीं की गई थी और ये कहा था कि अभी जांच में वेट करना होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब हाईकोर्ट ने सिंह बिष्ट याचिका लेके आए हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो सरकार है वो पूरे मामले पर लिपापोती करना चाह रही है। तो कोर्ट ने आज इस मामले का संज्ञान दिया है और 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने को कहा है और साथ ही सरकार समेत तमाम को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। यारों, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।